हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हेपेटाइटिस। सो एक बार मैं आपको ये पूरा इसका व्यू दिखा देती हूँ। हेपेटाइटिस मैंने जो 5 हेपेटाइटिस है ए बी सी डी एंड ई, इनको मैंने डिफरेंशिएट किया है। ओके, सो मैं इनका डिफरेंशिएशन आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए। सो हेपेटाइटिस ए को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें कुछ मैं पॉइंट्स लूँगी। जैसे सबसे पहले मैं वायरसेस एक्सप्लेन करूँगी, ए बी सी डी सब में वायरसेस कौन कौन से हैं। फिर मैं इसमें रूट ऑफ ट्रांसमिशन एक्सप्लेन करूँगी। फिर रिस्क फैक्टर्स, एक्यूट कोर्स क्या होता है, क्रोनिसिटी क्या होती है, क्रोनिक केस में और इंक्यूबेशन पीरियड, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। ये कुछ जो पॉइंट्स होंगे मैं हर एक हेपेटाइटिस के अंदर इनको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो द फर्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है ये आरएनए वायरस होता है, पाइकोर्ना वायरस, इसके द्वारा कॉज किया जाता है। जो हेपेटाइटिस ए जो है कॉज किया जाता है, ठीक है, पाइकोर्ना वायरस। अगर मैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करूँ तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है ये फीकल ओरल रूट जो होता है उससे ये जो है बॉडी के अंदर आता है। फीकल ओरल रूट से कॉन्टामिनेटेड कुछ खा लिया, कुछ कॉन्टामिनेटेड ड्रिंक कर लिया, तो उसकी वजह से जो है पर्सन की बॉडी के अंदर पर्सन की बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। या फिर आईवी ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, इंट्रावेनस ड्रग्स वगैरह, मतलब कि जो अनहाइजीनिक तरीके से ही ली जाती हैं, सो उनकी वजह से भी ये हेपेटाइटिस ए जो है ये कॉज्ड होता है। फिर अगर मैं बात करूँ रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर वही है, अगर पुअर सैनिटेशन है, अगर साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे, तो खाना वाना ये जो है कॉन्टेमिनेटेड होगा, उसकी वजह से ही होता है। और साथ में अगर बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट है, अगर किसी ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस का पेशेंट है उसके साथ अगर क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो उस पेशेंट के अंदर भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि वो इसको दूसरे पेशेंट, हेल्दी पेशेंट को भी हो सकता है। फिर अगर एक्यूट की बात करूँ तो एक्यूट में ये ऑलमोस्ट और ऑलवेज हमेशा एक्यूट ही होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ टाइम बाद में क्योर हो जाता है, ठीक है। क्रोनिसिटी की बात करूँ तो ये कोई इसमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक्यूट ही देखने को मिलता है, क्रोनिक इन्फेक्शन इसके कुछ भी नहीं होते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 4 वीक का होता है, 2 to 4 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है वो वायरस को एक्सक्रीट करता है अपने फीसिस के अंदर अबाउट 2 to 3 वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम। जब सिम्टम्स आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब इन्फेक्टेड हुआ पर्सन और जब उसके सिम्टम है, इसके बीच का पीरियड होता है। तो जब सिम्टम आते हैं ना, उससे भी 2 से 3 हफ्ते पहले ही पर्सन के स्टूल के अंदर, उसके फीसेस के अंदर ये वायरस जो होते हैं एक्सक्रीट आउट होने लग जाते हैं। एंड देन फॉर अ फर्दर 2, और फिर बाद में भी 1 से 2 वीक तक ये जो स्टूल के अंदर वायरसेस देखने को मिलते हैं। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करूँ तो इन्वेस्टिगेशन में सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और जो है लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, LFT। सो अगर सीरोलॉजी की अगर बात करती हूँ तो anti-HAV IgM और anti-HAV IgG, ठीक है। anti-HAV आपको दिखता होगा, एंटी हिपेटिक वायरस ए, हिपेटिक वायरस, और IgM M किसके लिए, एक्यूट केसेस में होता है। अगर पर्सन एक्यूट इन्फेक्शन से सफर कर रहा है देन उसके अंदर IgM एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, ओके। और अगर इम्यूनिटी के लिए है, मतलब जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन तो इसमें होता ही नहीं है, अगर इम्यूनिटी के लिए अगर पर्सन की बॉडी के अंदर अगर anti-HAV IgG एंटीबॉडी अगर देखने को मिल रही है, मतलब उसको पहले पास्ट में उसको इन्फेक्शन हुआ था और अब उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उसके लिए, ठीक है। अगर मैं LFT की बात करती हूँ तो LFT राइज विद इन 14 डेज ऑफ, जैसे इन्फेक्शन होगा उसके 14 दिन के भीतर भीतर लिवर फंक्शन टेस्ट में जो रीडिंग्स होती हैं वो इंक्रीज देखने को मिलेंगी। एंड मे बी अब नॉर्मल बिफोर सिम्टम्स अपीयर, जो सिम्टम्स अपीयर किए थे उससे पहले भी अब नॉर्मल हो सकते हैं, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है उसके अंदर भी अब नॉर्मल जो है रीडिंग्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो मैनेजमेंट में पर्सन को सपोर्टिव केयर प्रोवाइड की जाती है, उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, पूरा सैनिटेशन वगैरह किया जाता है, और साथ में जो है जो भी कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह था उसको अवॉइड करना, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर प्रिवेंशन की बात करूँ तो पेशेंट को एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। सो ये अपना हेपेटाइटिस ए है। अब इसी के साथ मैं हेपेटाइटिस बी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो हेपेटाइटिस बी जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस मोस्ट कॉमन होता है। ये हैप एडना वायरस जो है उससे कॉज किया जाता है। हैप एडना वायरस ये एक प्रकार का DNA होता है, ठीक है। ये जो होता है जैसे थोड़ा मतलब क्वेश्चन जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और या फिर सब वायरस को जो है आपको टेबल समरी के अंदर पूछेगा कि सारे हेपेटाइटिस जो होते हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए।
इसका अगर रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखूँ तो पेरेंटल रूट से, पेरेंटल रूट होता है ब्लड वगैरह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर कोई इंट्रावेनस वगैरह ड्रग्स वगैरह यूज़ करने से। इनसे जो होता है दैट इज़ पेरेंटल रूट, ठीक है। साथ में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। अगर आप सेक्सुअल ऐसे पर्सन के साथ, ऐसे पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट में हैं जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है, देन तो आपको भी जो है ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से ये इन्फेक्शन जो है इससे आपको भी सफ़र करना पड़ सकता है। साथ में वर्टिकल अगर माँ सफ़र कर रही है, अगर माँ को अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, चांसेस क्या ऑलमोस्ट 100% होते हैं कि वो उसके चाइल्ड के अंदर भी आएगा। दैट इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन, ओके। अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर जो आईवी ड्रग यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनको चांसेस होते हैं, या फिर जो कैरियर के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ये वायरस जो है अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं एक्यूट की बात करूँ तो एक्यूट में लेस देन 1% पेशेंट्स के अंदर फुलमिनेंट हिपैटिक फेलियर डेवलप कर सकता है। एक्यूट के अंदर लेस देन 1% होता है, बट उनके अंदर हिपैटिक फेलियर डेवलप कर सकता है। इसमें एक्यूट इन्फेक्शन जो है बट वो 90 to 95% अडल्ट में रिजॉल्व हो जाता है, सही हो जाता है। 90 to 95% पेशेंट्स के अंदर सही हो जाएगा। 5 to 10% इन अडल्ट। क्रॉनिक की अगर बात करें तो क्रॉनिक पेशेंट्स के अंदर, अडल्ट की अपन बात करेंगे तो अडल्ट में 5 to 10% केसेस के अंदर, अडल्ट के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन चलता है आगे तक, और अप टू 90% इफ वर्टिकल ट्रांसमिटेड। अगर अडल्ट पेशेंट अगर इससे सफ़र किया है, चाहे वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या फिर पेरेंटल किसी भी तरीके से हुआ है, तो वो 5 to 10% चांसेस होते हैं कि वो क्रॉनिक केसेस में जाएगा। बट अगर वो वर्टिकली ट्रांसमिट हुआ है, मतलब अगर मदर टू चाइल्ड आया है, तो 90% चांसेस होते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 4 to 20 वीक्स होता है। उसके साथ अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करती हूँ तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर जैसे मैंने बोला ना, क्रॉनिक में चांसेस होते हैं 90% होते हैं, वर्टिकल के अंदर 90% केसेस के अंदर अगर माँ से बच्चे को आया है तो मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा उसके अंदर, और 5 to 10% एडल्ट में। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? साथ में उसका इन्फेक्शन हो सकता है लीवर के अंदर, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, और साथ में कैंसर हो सकता है उसको लीवर का, दैट इज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसको लीवर में कैंसर जैसी कंडीशन जो है वो भी डेवलप हो सकती है हेपेटाइटिस के बी के इन्फेक्शन की वजह से। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मैंने सीरोलॉजी परफॉर्म करवाएंगे। सीरोलॉजी के अंदर HbSAg, अगर HbSAg अगर देखने को मिल रहा है मतलब पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्शन है उसकी बॉडी में। अगर anti-HbS है मतलब इम्यूनिटी के लिए, मतलब उसको पहले इन्फेक्शन हुआ था बट अब उसके अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है, दैट इज anti-HbS, ओके। HbEAg मतलब वो पर्सन हाईली इन्फेक्टिव है, उसकी बॉडी के अंदर अभी भी वो वायरस है और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है पर्सन, ठीक है, दैट इज HbEAg, ओके। फिर अगर LFT परफॉर्म करवाएंगे तो LFT रिपोर्ट में जो है राइज भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है, बट क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर परसेंट सीरम ट्रांसअमाइनेज का लेवल देखने को मिलेगा, ALT वो जो है वो आपको क्रॉनिक केसेस में देखने को ही मिलेगा, परसिडेंट रहता है वो, ठीक है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो एक्यूट में उसको सपोर्टिव केयर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, और अगर क्रॉनिक है तो एक दो ये ड्रग्स हैं जैसे पैग इंटरफेरोन है ये देते हैं, और साथ में न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स जो होते हैं वो हम जो है पेशेंट को देंगे, ठीक है। उसके साथ एक्टिव वैक्सीनेशन जो है वो भी पेशेंट जो है उसके अंदर परफॉर्म करवाई जाती है। ये हमारा हेपेटाइटिस A और B मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन C, D और E जो है ये मैं एक्सप्लेन करूँगी, ओके।